नमस्कार। हम संस्कृत भारती के पत्राचार द्वारा संस्कृतम हिंदी माध्यम से का अध्ययन कर रहे हैं और इसके द्वितीय सोपान यानी परिचय के अंतर्गत हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। हमने जैसे प्रवेश में देखा कि प्रत्येक पाठ के विभिन्न खंड हैं, ठीक इसी तरह से परिचय के भी प्रत्येक पाठ के भिन्न भिन्न खंड हैं। अध्ययन की दृष्टि से 10 पाठ हैं, एकादश पाठ में रूप हैं और द्वादश में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र हैं। 1 से 10 तक के जो पाठ हैं उनके जो विभिन्न खंड हैं उसमें नवम खंड में अनुवाद पद्धति की चर्चा की गई है। अतः हम इस नवम खंड में अनुवाद पद्धति के विषय में जानेंगे। अनुवाद पद्धति से क्या अभिप्राय है? अर्थ स्पष्ट है कि अनुवाद करने की पद्धति। अनुवाद से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य रूप से हम अनुवाद से समझ सकते हैं कि अगर कोई एक बात एक भाषा में कही गई है अथवा लिखी गई है, उसी बात को अन्य भाषा के माध्यम से व्यक्त करना अर्थात कहना या लिखना। जैसे मैंने कहा, किसी एक भाषा में कही हुई अथवा लिखी हुई बात को अन्य भाषा के द्वारा कहना या लिखना। अतः कोई भी भाषा हो सकती है, हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम संस्कृत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यानी इस समय हमारे पाठ का उद्देश्य है कि हम संस्कृत के वाक्यों का अन्य भाषा में कैसे अनुवाद करेंगे अथवा अन्य भाषा से हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। यद्यपि इस समय हम संस्कृत से अन्य भाषा में अनुवाद करने की कला को या उसके पाठ को पढ़ेंगे कि हम किस आधार पर संस्कृत के वाक्यों को अन्य भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह लिखकर व्यक्त करें अथवा पढ़कर या कहकर या मौखिक रूप से व्यक्त करें। हमें यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि जब मैं अनुवाद की चर्चा करता हूँ तो प्रायः यह अनुवाद सामान्य तौर पर अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य रूप हैं। एक, जैसा कि कोई शब्द लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, उसका शब्दशः अथवा अक्षरशः, शब्दशः शः बताता है क्रम से, यानी प्रत्येक शब्द का उसी प्रकार से अनुवाद करना अथवा अक्षरों से अनुवाद करना, जो एक बहुत अच्छा कार्य नहीं माना जाता है, कठिन भी माना जाता है। और भाषा की दृष्टि से हर भाषा की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है, जो हम अगले कुछ समय के बाद पढ़ेंगे। उस दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो वह बहुत अच्छा स्वीकार नहीं किया जाता है। और दूसरा रूप है भावानुवाद। भाव से हमारा अभिप्राय है हम क्या कहना चाहते हैं। अर्थ, शब्द कुछ भी हो सकता है, अभी हम यहां देखेंगे, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है हिंदी में वृक्ष पर और आगे है चढ़ता है। मैं अगर इसे संस्कृत में अनुदित करना चाहूं तो वृक्ष पर को देखकर लगता है कि कर्ता ने कर्म को करण से आदि में जाते हुए अधिकरण में पर, तो हम कहेंगे पर देखकर अधिकरण कारक हुआ, अतः सप्तमी विभक्ति लगा दो और वृक्ष लिख दो। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं होगा। उसके कुछ विशिष्ट नियम हैं कि जब आरोहति आदि जैसे पद आते हैं, क्रियापद आते हैं, तो हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी वृक्ष के स्थान पर वृक्षम लिखेंगे। इसलिए हमने कहा कि भावानुवाद जब होता है उसमें भाव या अर्थ को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना पड़ता है। प्रायः काव्यों का अनुवाद करते हुए हमें भाव को ही ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे जैसे हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे,
आप अनेक स्थानों पर देखेंगे श्लोकों का अनुवाद किया गया है, सुभाषितों का अनुवाद किया गया है, वो भाव की दृष्टि से किया गया है, क्योंकि हर भाषा में अभिव्यक्त करने की एक विशिष्ट शैली होती है, जो इसके अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। अथवा विशिष्ट नियमों के संदर्भ में, अर्थात कभी कुछ ऐसे नियम बना दिए जाते हैं भाषा में कि हमें उन नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया, वृक्ष पर चढ़ता है में वृक्षे आरोहति ठीक नहीं माना जाएगा, अपितु वृक्षम आरोहति ठीक माना जाएगा। हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहां मैंने लिखा है वह वृक्ष पर चढ़ता है, तो मैंने कहा कि सामान्य दृष्टि से वह के लिए सह आ गया। कैसे आया, हम अपने पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ते जाएंगे। वृक्ष पर के लिए वृक्षे आना चाहिए था, आरोहति आना चाहिए था, आया भी है, लेकिन वृक्षे आरोहति वाक्य ठीक नहीं माना गया है, इसलिए हमने इसे गलत कहा है। परंतु सह वृक्षम आरोहति, वह वृक्ष पर चढ़ता है, भाव यहाँ हिंदी में पर का है, लेकिन विभक्ति द्वितीय आई हुई है, क्योंकि आरोहति के कारण हम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह एक नियम उपपद विभक्ति के अंतर्गत आया है। यहाँ फिर आप देखेंगे, यहाँ मैंने म लिखा है और बाद में आ लिखा है। हम म के स्थान पर संस्कृत में अनेक स्थानों पर अनुस्वार का प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत में फिर नियम है, अगर स्वर बाद में आता है तो हमें म ही लिखना होगा। हमने प्रवेश पाठ्यक्रम में इस प्रकार की लेखन प्रक्रिया को भी जाना था और समझा था। हम यहीं एक बात और देखते हैं, सह वृक्षम आरोहति, यहां वह के लिए सह भी आ सकता है और सा भी आ सकता है। तो प्रश्न है कि क्या होना चाहिए। अब यह हिंदी का वाक्य है। अब हिंदी के वाक्य में अगर हम देखें तो उसकी एक बहुत बड़ी विशिष्टता है कि अगर स्त्रीलिंग हो तो प्रायः क्रिया में परिवर्तन होता है, वो बन जाता है वह वृक्ष पर चढ़ती है। जैसे ही चढ़ती है आया तो मुझे सह के स्थान पर सा करना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा सा वृक्षम आरोहति। कारण संस्कृत में क्रिया में अंतर नहीं है, सह गच्छति सा गच्छति। हिंदी में अंतर है, वह जाता है वह जाती है। तो अगर हम शब्दशः अनुवाद करते तो सह गच्छति सा गच्छति कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, वह चढ़ता है सह आरोहति, क्योंकि पुल्लिंग है। वह चढ़ती है तो सा आरोहति, कारण ती है बताता है कि वह स्त्रीलिंग है। यानी शब्दशः अनुवाद नहीं होगा, हमें ध्यान रखना होगा, भाव को ध्यान में रखना होगा कि चढ़ने वाला पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में है तो संस्कृत में क्रिया में अंतर नहीं है, जबकि सर्वनाम के प्रयोग में अंतर है। एक और उदाहरण लेते हैं, आप अथवा पिताजी आते हैं। अब यहां देखिए, आप आते हैं, पिताजी आते हैं। कोई अगर सोचता है आते हैं तो बहुवचन है, अतः आगच्छन्ति होना चाहिए, और वो लिखता है आपके लिए भवान अथवा पिताजी के लिए पिता आगच्छन्ति, क्योंकि आज आते हैं अब लिखा हुआ है। जैसे ही आते हैं और हमने आगच्छन्ति कहा, उसके आते हैं के बहुवचन के रूप को देखकर तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। भवान आगच्छन्ति पिता आगच्छन्ति, यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि भवान एक वचन में है, पिता भी एक वचन में है, और संस्कृत में यह नियम है कर्तृवाच्य में, अर्थात जहाँ कर्ता की प्रधानता रहती है, जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्तृवाच्य, वाच्य अर्थात क्रिया, कर्ता कर्तृ अर्थात कर्ता, जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चले, तो भवान एक वचन का है, अन्य पुरुष का है, तो एक वचन की ही क्रिया आनी चाहिए, तो भवान आगच्छति बनेगा। चाहे हिंदी में आते हैं बताता है कि यहाँ बहुवचन होना चाहिए। ऐसे ही पिताजी आते हैं, पिता भी एक हैं,
अगर एक हैं तो बनेगा पिता आगच्छति, आगच्छन्ति नहीं बनेगा। कारण संस्कृत का यह नियम कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करेगी। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। इसलिए यहां कहा था विशिष्ट नियमों के संदर्भ में, अर्थात काव्य पढ़ते समय या काव्य का अनुवाद करते समय, क्योंकि वहाँ फिर आप विस्तार में पढ़ेंगे लक्षणा व्यंजना हुआ करती है। जब व्यंजना आती है तो अनुवाद किसी और प्रकार से होगा, बिल्कुल जैसा वाक्य लिखा वैसा अनुवाद नहीं होगा। इस तरह से विशिष्ट नियमों के संदर्भ में भी हम अनुवाद जब किया करते हैं तो उसकी शैली भिन्न हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रायः अनुवाद की प्रक्रिया में भावानुवाद को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। शब्दशः अथवा अक्षरशः अनुवाद करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार अनुवाद करते समय हमें बहुत सी बातों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। हम समय समय पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उन नियमों अथवा बिंदुओं को जानेंगे, लेकिन प्रारंभ में कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान ले रहे हैं। ध्यान दिए जाने योग्य बिंदु यानी ध्यातव्य बिंदु, 3-4 बिंदु मैं यहाँ ले रहा हूँ और फिर हम अगले पाठों में अनुवाद करते समय इन्हें और सीखते जाएंगे, इनका विस्तार होता चला जाएगा। जैसे पहली बात कि प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली होती है। यह स्पष्ट ही है कि हर भाषा का अपना एक शब्द विशेष होता है, उसके अपने शब्द होते हैं। हो सकता है कुछ भाषाओं में वर्तनी समान दिखाई दे रही हो लेकिन अर्थ भिन्न होगा। एक छोटा सा उदाहरण अंग्रेजी का लेते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है गो, जिसका अर्थ है जाना, और लेकिन संस्कृत में अगर गो लिखा हो तो इसका अर्थ गाय बन जाएगा। इसका अर्थ है उच्चारण समान दिखाई दे रहा है लेकिन अर्थ भिन्न है। ऐसे न जाने कितने शब्द आएंगे जहां समानता दिखाई दे रही होगी लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, उच्चारण भी उनका उस दृष्टि से भिन्न हो जाता है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली होती है। इससे क्या अर्थ निकलेगा कि जब हम संस्कृत से अन्य भाषा में जा रहे हैं अथवा अन्य भाषा से हम संस्कृत में आ रहे हैं तो हमें अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उस भाषा की शब्दावली को ध्यान में रखना होगा। प्रायः हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अनुवाद पद्धति के अंतर्गत, इस खंड के अंतर्गत अन्य भाषा से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। अतः अन्य भाषा में जो शब्द दिए गए हैं उनका संस्कृत रूप क्या होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, और भी कुछ बातें होंगी। जैसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक भाषा की अपनी वाक्य संरचना की विशिष्टता होती है। ये बहुत आवश्यक बिंदु है, यहां ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक भाषा की भाई वाक्य क्या होता है, तो वाक्य तो सीधी बात है, वाक्य की सबसे बड़ी कसौटी है उसमें क्रिया होनी चाहिए। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। यह ठीक है कि हम बातचीत कर रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं और मैं कहूं बाजार, कहोगे जी बाजार तो वाक्य हो गया ना, वहां मैंने पूरा वाक्य नहीं कहा। मैं बाजार जा रहा हूं या मैं और जा रहा हूं वहां लेना पड़ेगा। बाजार वाक्य नहीं है, मैं बाजार जा रहा हूं, तो क्रिया का होना अनिवार्य है। इसलिए संस्कृत में तो नियम कहा भी है एक तिंग वाक्यम, कि उसमें न्यूनतया एक तिंग, ती हमारा वहां क्रिया के अर्थ में है, तो एक तिंग वाक्यम, क्रिया का होना अनिवार्य है। और यहां एक और मजेदार बात है, हर भाषा में क्रिया का अपना अलग स्वरूप होता है। मैं कुछ छोटे उदाहरण से लूंगा जिनसे बात अधिक स्पष्ट हो जाए। एक मैंने जैसे हिंदी में बात कही, हिंदी में लिंग को देखकर क्रिया का रूप बदल जाता है, जाता है, जाती है। संस्कृत में रूप नहीं बदलता, गच्छति।
सह गच्छति सा गच्छति। सह और सा से पता लगेगा कि यह हिंदी की दृष्टि से नहीं कि वहां तो वह जाता है वह जाती है, लेकिन संस्कृत बताएगी कि अगर सह गच्छति है पुल्लिंग का होगा, सा गच्छति है तो स्त्रीलिंग का होगा। जबकि हिंदी में क्रिया बता रही है वह जाता है वह जाती है। अंग्रेजी में भी क्रिया में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, ही गोज शी गोज। लेकिन अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है, हमें वहां से भेद करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में क्रिया का स्थान निश्चित है, क्रिया मध्य में आएगी। इसलिए हम अंग्रेजी को कहते हैं SVO भाषा, यानी पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब बीच में आएगा, कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, और सब्जेक्ट उससे पहले आएगा। अतः यदि हम अंग्रेजी से संस्कृत में अनुदित कर रहे हैं तो हम सोचें कि क्रिया यहाँ मध्य में है, मध्य में ले आए। यह ठीक है कि संस्कृत की अपनी प्रकृति है, कहीं भी कुछ लाया जाए, लेकिन यह अनिवार्य भी नहीं होता है। लेकिन हमें अंग्रेजी की संरचना को देखकर संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना होगा संस्कृत की संरचना का स्वरूप क्या है। संस्कृत की संरचना प्रायः पहले कर्ता रहता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। शेष पद भी बीच में आते रहते हैं, जैसे नियम आएगा बाद में, विशेषण पहले आ जाता है, विशेष्य बाद में जाता है। आप ऐसे बहुत से वाक्य भी पढ़ेंगे। साधन वाला पद प्रायः पहले आ जाता है, हाथ से खाता हूं तो हाथ से काट कर आम खाता हूं तो वहां पहले आ गया। ऐसे ही वाक्यों का भी अपना एक क्रम होता है। इस क्रम को हम कहते हैं अन्वय, यानी प्रत्येक भाषा में शब्दों का अपना एक अन्वय होता है, एक क्रम होता है। उस अन्वय में क्या क्या आता है? विभिन्न संज्ञाएं या सर्वनाम भी आती हैं और क्रिया भी आती है। और जैसा कि आप हिंदी के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं हिंदी में ने, को आदि एक प्रकार से जिसे हम कारक चिन्ह कहते हैं, वे भक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कर्ता, ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारेरी, कहाँ का आएगा, कहाँ के आएगा, कहाँ की आएगा, वह भी एक है। रारेरी कहाँ आएगा? प्रायः अन्य पुरुष में काके की आता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में रारेरी आता है। उसका, उसके, उनकी, मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आदि अधिकरण में पर। तो इनका स्थान कहाँ होगा यह जानना अनिवार्य होता है। ये क्यों कहा अभी हम उदाहरण से देखेंगे। तो हमने कहा प्रत्येक भाषा की अपनी एक वाक्य संरचना की विशिष्टता होती है। अंग्रेजी की विशिष्टता है क्रिया मध्य में आती है, संस्कृत की विशिष्टता है क्रिया अंत में आती है, हिंदी की विशिष्टता है क्रिया अंत में आती है, हिंदी की विशिष्टता है क्रिया लिंग की दृष्टि से परिवर्तित भी हो जाती है। संस्कृत में क्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव लिंग का नहीं पड़ता, कर्मवाच्यों में थोड़ा पड़ेगा, उसे हम उस समय पढ़ेंगे। इसलिए पहला बिंदु का क्रिया का स्थान कहाँ है यह अनिवार्य है जानना। मैंने यहां बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए 3 भाषाओं का उदाहरण लिया है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। देखिए यहां आया है बालक आम को खाता है, बालिका आम को खाती है। यह मैंने को ब्रैकेट में लिखा, क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि हिंदी में अनेक स्थानों पर यदि को नहीं भी आता है उसके भी नियम हैं, नहीं भी आता है तब भी चलेगा। यानी बालक आम खाता है, बालिका आम खाती है। तो अब यहां तो लगेगा को तो लगा नहीं हुआ है, तो हम अनुवाद कैसे करें? बड़ा कठिन हो जाएगा। यानी को लगा हो या नहीं लगाओ, लेकिन इस वाक्य में स्पष्ट है, क्रिया बताती है कि आम कर्म है, आम को खाता है, आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। तो जैसे ही क्या आया, उत्तर आया आम, तो इसका अर्थ है कि आम कर्म हो गया। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो वहां पुस्तक जो है अपने आप में कर्म हो गया।
अर्थात को नहीं लगा हुआ। भाव यही था, रमेश पुस्तक को पढ़ता है। इसी तरह से बालक आम खाता है या बालिका आम खाती है। अंग्रेजी में बन गया बॉय ईट्स मैंगो, गर्ल ईट्स मैंगो। तो हम यहां देख रहे हैं ईट्स बीच में है, जबकि यहां क्रिया अंत में थी। भारतीय भाषाओं में प्रायः क्रिया अंत में आती है, इसलिए मैंने कहा था कर्ता कर्म क्रिया प्रायः हमारा इसका अन्वय ऐसे रहता है। तो अंग्रेजी में अगर हम लिख रहे हैं तो क्रिया बीच में आई। हम इसका अब अगर संस्कृत में या अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद करें तो हम कहें जी क्रिया बीच में है, तो हम वहाँ क्रिया को बीच में लेकर आएंगे तो वाक्य रचना ठीक तरह से नहीं मानी जाएगी। ठीक है, भाव निकल सकता है, बालक खाता है आम, भाव निकल सकता है, लेकिन गद्य की दृष्टि से यह वाक्य संरचना ठीक नहीं है। उसकी वाक्य संरचना का स्वरूप यही है, बालक आम खाता है। फिर संस्कृत में देखिए बालकः आम्रम खादति। पहले कर्ता आ गया, फिर कर्म आ गया, फिर खादति आ गया, क्योंकि क्रिया बाद में आई है। अब यहां मैंने ये दो वाक्य विशेष रूप से लिखे थे, बालक आम खाता है, बालिका आम खाती है। हिंदी में देखिए खाता है और खाती है, क्रिया में अंतर आ गया। जैसे ही पुल्लिंग था खाता है बन गया, यहां स्त्रीलिंग था खाती है बन गया। कुछ संकेत मैं दे चुका हूं, लेकिन अंग्रेजी में भी देखिए ईट्स कॉमन है, समान है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। बॉय ईट्स मैंगो, गर्ल ईट्स मैंगो, वहां अंतर नहीं आया है। संस्कृत में भी बालका आम्रम खादति अथवा बालका आम्रम खादति, खादति में कोई अंतर नहीं आया है। तो अगर हम शब्दशः देखें, यहां खाता है, खाती है के लिए क्या लिखें, तो हमें सोचना होगा संस्कृत में क्रिया पर कर्ता के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रायः कर्तृवाच्य वाक्यों में, यानी उन वाक्यों में जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, सामान्य तौर पर। फिर मैंने दो वाक्य लिए, वह आता है, वह आती है। अब फिर देखिए वह हिंदी में समान है, वह आता है बताता है यह पुल्लिंग है, वह आती है बताता है यह स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी में ही शी कम्स, जैसे वहां आम्रम किया था, अब इसके स्थान पर सहसा आगच्छति। आने के अर्थ में। तो जब मैंने अनुवाद किया, जैसे हमने ईट्स मैंगो देखा था, अब उसके स्थान पर उसी तरह से ही कम्स, शी कम्स, कम्स इज कॉमन, वहां अंतर नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह से सहसा आगच्छति, आगच्छति में अंतर नहीं है, स और सा में अंतर है। यानी क्रिया का विशेष ध्यान रखना होगा जब अन्य भाषा से हम संस्कृत में अनुदित करते हैं कि क्रिया नहीं बदलेगी अगर कर्ता का लिंग भी बदल जाता है। एक दूसरा बिंदु है कारक चिन्ह, यह भी एक विशेष बिंदु है, बहुत आवश्यक है इस बिंदु को समझना। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, अगर कोई इसे नहीं समझ पाता तो वो कभी संस्कृत नहीं समझ पाएगा। कारण अभी आप देखेंगे, कारक चिन्ह का दो रूपों में हम प्रयोग देखते हैं। पहली बात कि कारक चिन्ह बाद में आता है अथवा पूर्व में आता है। अंग्रेजी में कारक चिन्ह पहले आता है, ऑन द टेबल, इन हाउस, टू हाउस, यानी पहले आ गया, इसलिए मुझसे कहते हैं प्रेपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, जिनकी पोजीशन पहले है। लेकिन संस्कृत में या हिंदी में बाद में आता है, इसलिए संस्कृत या हिंदी में कहता है पर सर्ग, सर्ग मीन्स रखना, पर मीन्स बाद में, यानी जिन्हें बाद में रखा जाता है, इसलिए कहा पश्चात। जैसे कहा घर में, देखिए में कारक चिन्ह घर के बाद आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में इन हाउस, यहां यह लिखने की शैली बनी है,
लेकिन है तो यह अलग ही। के भी लिख सकते हैं, की भी लिख सकते हैं, राम की। संस्कृत में इस प्रकार का नहीं चलेगा, वहां देखेंगे कि वो उसके साथ जुड़ेगा। ऐसे ही अंग्रेजी में देखिए, इन अलग है, हाउस अलग है। इसलिए हम कई बार कहते हैं हिंदी या अंग्रेजी जैसी भाषाएं विश्लिष्ट हैं। विश्लिष्ट का अर्थ है जहां कारक चिन्हों को शब्दों से अलग रखा जाता है, विश्लिष्ट किया जाता है। संस्कृत संश्लिष्ट है। उसका अर्थ क्या है? जुड़ जाता है। जैसे ये ग्रह, ए का भाव यहां में का अर्थ दे रहा है, यह शब्द का बिल्कुल एक साथ जुड़ गया है, संयुक्त हो, इसलिए युक्त हो गया है, उसका अभिन्न भाग बन गया है। इसलिए हम कहते हैं संश्लिष्ट भाषा, अर्थात जिसमें कारक चिन्ह शब्द के साथ जुड़ जाता है, इसका एक अर्थ निकलता है। यही कारण है संस्कृत में रूपों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर शब्द का अपना एक अलग अलग विशिष्ट रूप होता है। हम जानेंगे, अगर हम रूप नहीं जानते हैं, रूपों का स्मरण नहीं कर पाते हैं, या रूपों का हम अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम संस्कृत नहीं लिख पाएंगे। इसलिए संस्कृत के स्वरूप को देखते हुए संयुक्तीकरण, संश्लिष्टीकरण अर्थात कारक चिन्ह को देखना होगा कि वह उसका अभिन्न अंग बन जाता है। फिर इसी एक बात और जुड़ी हुई है, वचन। हर भाषा में अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। प्रायः आधुनिक भाषाओं में एक वचन या बहुवचन का रूप होता है, द्विवचन का प्रायः कम प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन का एक विशिष्ट रूप है। जैसे हम अगर वाक्य लेते हैं, अंग्रेजी में बॉय गोज, बहुवचन करें बॉयज गो। फिर यहां देखिए, एक था तो गोज बना, बहुत से हुए तो गो बन गया, यहां स ने उसका बहुवचन का रूप बना दिया। हिंदी में बालक जाता है, बालक जाते हैं, यानी जाता है एक वचन है, जाते हैं बहुवचन है, लेकिन बालक शब्द तो समान आया है, यानी जाता है और जाते हैं बताते हैं यह एक वचन है या बहुवचन है। अब हमारे लिए संस्कृत में अनुवाद करते समय समस्या खड़ी हो सकती है। उस समय सोचें, बालक जाते हैं, अब हम यहां क्या करें? जाते हैं को क्या दिखाएं? बालक तो कॉमन है, इसलिए बालकः गच्छन्ति हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जाता है बता रहा है एक वचन, यह क्रिया बता रही है एक वचन, और यह क्रिया ही बता रही है बहुवचन। अंग्रेजी में थोड़ा अंतर है, क्रिया प्रायः सब आदि ईएस जैसे यहां लगा है, गोस एक वचन में और गो बहुवचन में बता रही है, लेकिन संस्कृत में बालक जाता है एक वचन है तो हम कहेंगे बालकः गच्छति। जैसे यहां देखा था, जाते हैं बहुवचन है, लेकिन बालक तो समान है, हम सोचे बालक तो एक वचन में, जाते हैं बहुवचन में, इसलिए गच्छन्ति करेंगे तो गलत होगा। तो हमें जाते हैं को देखते कि बहुवचन का है, बालक को भी बहुवचन करना पड़ेगा और यह बन जाएगा बालकः गच्छन्ति। बालकः गच्छन्ति, क्योंकि जाते हैं बहुवचन का है तो हमें बालक को भी बहुवचन का बनाना होगा, क्योंकि संस्कृत में कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य अर्थात जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, वहाँ अगर बहुवचन है कर्ता तो हमें क्रिया भी बहुवचन की लगानी पड़ेगी। लेकिन हिंदी के वाक्य जब हम अनुवाद करते हैं तो पहले क्रिया से देखना पड़ेगा कि कर्ता एक वचन में है या बहुवचन में है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया, बालक एक वचन में दिखाई दे रहा है, लेकिन जाते हैं यह बताता है बहुवचन का हो। हाँ, स्त्रीलिंग का हो जाए तो थोड़ी अलग प्रकार की बात होती है, बालिका जाती है, लेकिन बालिकाएं जाती हैं, वहां हैं बिंदु जो लगा है वह बताएगा बहुवचन है, और बालिका के स्थान पर बालिकाएं बहुवचन बन जाएगा। एक बात और देखिए, यहां बालकौ गच्छता मैंने यह भी लिखा है। संस्कृत में द्विवचन के अलग रूप दिखाई देते हैं। अब यहां ने तो करना पड़ेगा टू बॉयज गो, यहां दो बालक जाते हैं, लेकिन संस्कृत में
बालकों कहने से अपने आप ही उसमें दो का भाव आ जाएगा। हालांकि हम संस्कृत भारती के इस पाठ्यक्रम के प्रारंभ में आपको एक वचन या बहुवचन का ही अभ्यास अधिक कराएंगे, द्विवचन की ओर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन रूपों को देखते हुए हमें द्विवचन के रूपों को भी देखना होगा। तो इस तरह से कारक चिन्ह के अंतर्गत पश्चात है या पूर्व है, इसका ध्यान होना चाहिए, पृथक है या संयुक्त है, इसका ध्यान होना चाहिए, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि उनका वचन क्या है। और मैंने बताया कि एक प्रायः संस्कृत में तीनों वचनों का उपयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में प्रायः सिंगुलर एंड प्लूरल, ड्वेल का हम कम लेकर आते हैं, और हिंदी में भी एक वचन या बहुवचन, द्विवचन का हम लगाने के लिए दो लगाना पड़ता है, लेकिन संस्कृत में दो लगाने की आवश्यकता नहीं, बालकों कहने से ही हमारा कार्य चलेगा। इसलिए जब रूप होते हैं, आपने जैसे भाषाभ्यास के अंतर्गत देखा भी था, बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति। इसी प्रकार से कुछ और भी नियम आएंगे जो हम समय समय पर आपको बताते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम कुछ वाक्यों को देखेंगे कि हम अनुवाद करते समय किस प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब हम आपके इस पाठ के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। बातें वही हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, फिर भी आप प्रत्येक भाव को समझ सकें, मैं उसका वाचन करते हुए साथ साथ में बात को समझाऊंगा भी। और विशेषतः इसमें 3 जो उदाहरण दिए गए हैं उनकी ओर आपका ध्यान लूँगा। 9 अनुवाद पद्धति, 9 अर्थात 9वां खंड है, अनुवाद पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत सरल अनुवाद की विधि यहाँ सिखाई जाएगी, यह बात मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। हम सामान्य वाक्य लेंगे। किसी एक भाषा के विचार के अन्य भाषा में प्रस्तुतिकरण को ही अनुवाद कहते हैं, हम जान चुके हैं। अगर आप अनुवाद कला में प्रावीण्य प्राप्त करते हैं तो आप जिस भाषा को सीख रहे हैं उसमें अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकेंगे, दोष भी कम होंगे। ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं बहुत सी बातें कहूँ और सामने वाले को स्पष्ट ही नहीं हो तो कहना या न कहना एक समान है। यह ठीक है, कहते हुए हमारी भाव भंगिमाएं भी कार्य करती हैं। और मैं तो कई बार कहा करता हूँ, भाव भंगिमाओं के कारण ही हम उन भाषाओं को अधिक समझ पाते हैं जो भाषाएं प्रायः हमारे परिचय में अधिक नहीं रहती हैं। और यदि हम नियमों को समझ जाएंगे तो दोष भी कम होंगे। कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे, हम पुनः और उदाहरणों को भी देखेंगे। अनुवाद 2 प्रकार का होता है, अर्थ का अनुवाद यानी भावानुवाद और अक्षरशः अथवा शब्दशः अनुवाद, शब्दानुवाद। हमारा लक्ष्य भावानुवाद ही होना चाहिए। मैंने बताया आखिर कहना क्या चाहते हैं यह स्पष्ट हो, क्योंकि हम बात पहुंचाना चाहते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है भावानुवाद होने का कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ व्याकरण के नियम होते हैं। उस भाषा में बात को कैसे कहा जा सकता है, यह एक विशिष्ट प्रकार होता है। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है, यानी व्याकरण आदि के नियमों को ध्यान में रखना। भाषा पर प्रभुत्व होने से ही भावानुवाद में प्रावीण्य मिल सकता है। यानी हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे, हम जितना नियमों को जानेंगे, समझेंगे, हमें उतना ही सरल होगा अपनी बात को संस्कृत में कहना। प्रत्येक भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक भाषा की विशेषताएं मैं आपको बता चुका हूं। 3 विशेषताएं मैंने आपको विशेष रूप से बताई थी। पहली बात मैंने बताई थी, प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वाक्य संरचना होती है, जिसमें मैंने कहा था संस्कृत की संरचना है कर्ता प्रारंभ में, क्रिया अंत में और कर्म बीच में। और जब
आवश्यकता अनुसार अन्य पद आएंगे वे भी बीच में आएंगे। इसी के अंतर्गत एक तीसरी बात बताई थी कि संस्कृत में जो कारक चिन्ह हैं वे शब्द से अलग नहीं लिखे जाते हैं। मैंने बताया था गृहे, घर में या घर पर, उसमें ए उसका अभिन्न अंग है, जबकि अंग्रेजी में और हिंदी में अलग अलग थे, घर में, इन, हाउस। इसी के साथ बात जुड़ी हुई थी कि अंग्रेजी में वह अलग हैं दोनों, लेकिन पहले है इन हाउस, हिंदी में बाद में है लेकिन अलग हैं, घर में, लेकिन संस्कृत में बाद में है लेकिन उसका एक अभिन्न अंग है। फिर एक बात मैंने आपको विशेष रूप से बताई थी लिंग की दृष्टि से कि संस्कृत में क्रिया लगभग समान रहेगी कर्तृवाच्य वाक्यों में, यानी जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है तो हम प्रायः देखेंगे वहाँ वचन आदि की दृष्टि से, पुरुष आदि की दृष्टि से अनुसरण करेगी, लेकिन लिंग में परिवर्तन नहीं है। सह गच्छति, सा गच्छति, रमेशः गच्छति, राधा गच्छति। हिंदी में अंतर था, रमेश जाता है, राधा जाती है। यही बात यहाँ संकेत में कही गई है। प्रत्येक भाषा की जो विशेषताएं होती हैं उनके साथ शब्दों, धारा प्रवाह शैली में प्रयोग ही इसका रहस्य है। शब्दानुवाद इसका प्रथम सोपान है, यानी हम प्रारंभ में हम शब्दशः करते हैं लेकिन धीरे धीरे हम भाव की ओर ही जाते हैं। आरंभ में इसी का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ हम शब्द से करेंगे, पहुंचेंगे भाव पर, और काव्य तो भाव पर ही चलेगा। प्रत्येक शब्द का शब्दशः अनुवाद करने से भी हमें किसी भाषा भाषी की कथनोद्देश्य की पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। मैंने संकेत दिया था कि दिखता है बालक आम खाता है, तो वहां बालक के बाद को तो नहीं लगा हुआ, तो हम कहेंगे बालकः करने के बाद प्रथमा विभक्ति, और आम्र में भी प्रथमा विभक्ति। यह एक अलग बात है कि आम्र नपुंसकलिंग होने के कारण प्रथमा और द्वितीया में आम्रम आ जाता है, वो एक अलग प्रश्न है। या बालक ग्रंथ पढ़ता है, बालक प्रथमा विभक्ति में है, हम ग्रंथ को भी प्रथमा विभक्ति में ग्रंथः कर दें तो काम नहीं चलेगा। बालकः ग्रंथम पठति, क्योंकि वहाँ ग्रंथ पढ़ता है, कहीं ग्रंथ पढ़ता है कि बीच में को छिपा हुआ है, इसलिए हमें द्वितीय विभक्ति ही लगानी पड़ेगी। इसलिए शब्दशः अनुवाद नहीं चल पाता है। अतः मूल भाषा के कथन का भावानुवाद ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक सुझाव दिया गया है, परामर्श दिया गया है कि प्रयास किया जाए हम भावानुवाद ही करें। क्या भाव है, क्या कहा गया है, अर्थ क्या है, इसकी ओर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। विशेषतः कर्मणि प्रयोग में और भावे प्रयोग में इनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। अनुवाद करते हुए हमें समझकर, ध्यान से देखकर हमें अनुवाद करना होगा। हम धीरे धीरे अनुवाद करेंगे भी। शब्दशः अनुवाद करने से होने वाले दोषों के कुछ उदाहरणों को भी हम देख सकते हैं। अब 3 वाक्य हैं, मैं इन 3 वाक्यों का अनुवाद आपके समक्ष करूंगा। देखिए कैसे अनुवाद करेंगे। जैसे ही हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने लगें तो सबसे पहले हमें क्रिया को देखकर लिंग पहचान लेना चाहिए। देखिए यहां चढ़ता है, पुल्लिंग है। बालक पाठ पढ़ता है, पुल्लिंग है। लेकिन वह नदी पार करती है, ये करती है बताएगा स्त्रीलिंग है, तो यहां इसलिए उसका प्रयोग उसी की दृष्टि से होगा। आइए अब यहां करते हैं। चढ़ता है, चढ़ता है ये बताता है, यह एक वचन है, तो यहां बंदर एक वचन में हो जाएगा। ये बात मैंने क्यों कही? अगर मैं यहां कहूं चढ़ते हैं, तो बंदर तो समान है, बंदर वृक्ष पर चढ़ते हैं, बंदर वृक्ष पर चढ़ता है, तो चढ़ते हैं बताएगा, ये बहुवचन है। अगर मैं चढ़ते हैं तो लिखूंगा तो बंदर तो समान दिखाई दे रहा है, फिर लिखना पड़ेगा वानरहा। लेकिन यहां चढ़ता है, इसलिए हिंदी में पहले क्रिया को देखो, उससे वचन और लिंग का प्रायः ज्ञान होता है। वृक्ष पर देखकर लगता है कि यहां सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, अधिकरण में पर, लेकिन संस्कृत में नियम के अनुसार चढ़ता है आरोहति के रूप में आता है,
तो यहाँ उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, यह एक नियम है। तो इस प्रकार से वृक्ष बना और नियम के अनुसार स्वर बाद में आए तो म लिखना पड़ता है। तो वानरः वृक्षम आरोहति। फिर हम यह देखेंगे अगले पाठों में आरोहति कैसे आया, क्यों आया, ये अगले पाठ से प्रारंभ होगा। यहाँ तो अनुवाद करने की सामान्य पद्धति से आपका परिचय कराया जा रहा है। बालक पाठ पढ़ता है, फिर पढ़ता है पठति, क्योंकि एक वचन में है। और फिर हम आगे पाठों में देखेंगे वर्तमान काल है तो पठति कैसे आया, यह बाद की बात। लेकिन यहां सामान्य नियम को देखते हुए पढ़ता है, यह भी पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए यहां बन जाएगा बालकः। या को तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें पाठम ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पठति ऐसी क्रिया है जिसका कर्म होना चाहिए, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, वो आगे पाठ में आएगा ही। तो बालकः पाठम पठति, चाहे यहां को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कर्म हम माना जाएगा और पाठम हम यहां लिखेंगे। वह नदी पार करती है। अब वह के लिए सह भी है, सह भी है, सा भी है। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा। तो हमें क्या करना हो? करती है। तो करती है बता रहा है, एक वचन है। बहुवचन में करती है होता तो बिंदी लगी होती, तो करती है एक वचन है, पुनः स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां बन जाएगा सा। पार करती है तो किसे पार करती है? नदी को। तो फिर यहां को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए लगाना पड़ेगा, तो बनेगा सा नदीम। अब यहां आगे थोड़ा और विचार किया जा सकता है कि यहां पार करती, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे के लिए एक ही त्रिधातु का प्रयोग करते हुए जब हम और वाक्यों को बनाएंगे तो आपको पता लगेगा, तो इकट्ठा हो जाएगा तरती। सा नदीम तरती। तरती तैर करने के अर्थ में भी आता है, पार करने के भी अर्थ में आता है। आपके यहाँ तरती लिखा हुआ है, मैंने इसलिए समझाने का प्रयास किया। तो इसका अर्थ है सा नदीम तरती, यह वाक्य बन जाएगा। तो इन तीनों वाक्यों में जो बात बताई गई है, को दिखाई दे या नहीं दे, क्रिया के रूप को देखकर कर्म की पहचान करो, वहां द्वितीया लगाओ। हिंदी में क्रिया को देखकर उसके लिंग और वचन का ध्यान करते हुए हमें इस प्रकार से करना चाहिए, हम सर्वनामों का और वचन का उसी प्रकार से प्रयोग कर सकें। तो यहाँ करती है बताता है स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने सा लगाया। यहाँ करती पढ़ता है बताता है पुल्लिंग है, इसलिए बालकः लगाया है। एक वचन है तो बालकः है, नहीं तो बालक पाठ पढ़ते हैं यह होता तो फिर बालकः पाठम पठन्ति। तो इस प्रकार से हम अनुवाद करते समय प्रत्येक भाषा के रूप को देखते हुए उसके जिससे अनुवाद कर रहे हैं उसकी प्रकृति को, और जिस भाषा में कर रहे हैं उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, व्याकरण के नियमों को समझते हुए हमें अनुवाद करना चाहिए।